इसको पेश यानी प्रेजेंट किसने किया था? तो पेश किया था इसको नेहरू जी ने। आपने मेरा प्रश्न ही नहीं सुना। आप तो कह रहे थे कल सारे लोग कि भैया सुनेंगे। मैंने तो बात ही नहीं किया। मैंने कहा कि इसका समर्थन किसने किया कि भाई नेहरू जी जो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन मार्क किए गए थे। क्वेश्चन मार्क ये किए गए थे कि भाई नेहरू जी ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके मुस्लिम लीग एग्री हो जाए, और मुस्लिम लीग को मनाने के लिए इस तरह का उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने लिखा है। क्या बोलेंगे यहाँ पर? पेश हुआ पंडित नेहरू ने, और इसको जो समर्थन यानी सपोर्ट दिया था वो दिया था पुरुषोत्तम दास टंडन ने। ये दोनों बातें याद रख लेनी है। पुरुषोत्तम दास टंडन, इसको समर्थित किया पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने। और देखो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि ये जब पेश हुआ तो क्या इसी दिन इस बात पर सहमति बन गई थी? क्या इसी दिन इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था? आप कहेंगे नहीं भैया, जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ तो वहां पर सब लोगों ने बोला कि भाई अभी भी क्या है कि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया है, देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया है, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। ठीक है। और उसका इंतजार इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, यही बाद में किसका प्रियम्बल का आधार बना, हमारे देश की उद्देशिका का आधार यही बना। तो उन्होंने कहा जब हम किसी संविधान को तैयार कर रहे हैं और उसकी उद्देशिका जो है वो संविधान का दर्शन होता है, तो हमें अभी वेट करना चाहिए, थोड़ा सा हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जैसा गांधी जी कह रहे हैं कि हमको थोड़े इंतजार के बाद में चीजें करनी चाहिए, हमको उन लोग को मान लेना चाहिए। लेकिन क्या बोलेंगे, थोड़ा इंतजार हुआ इसी चक्कर में, और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है याद रख लेना, इसको स्वीकृति कब मिली थी? इसको जो अप्रूवल मिला वो कब मिला था? वो मिला भैया आपका 22 जनवरी 1947, मुस्लिम लीग का वेट करने के बाद में 22 जनवरी 1947 को जो इसको स्वीकृति मिली है, इसी को कहा जाता है भारत के इतिहास में या संविधान में, इस संविधान का दर्शन अनुप्राणित हुआ। संविधान का दर्शन, पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, संविधान का दर्शन अनुप्राणित कब हुआ? चक्कर मत खा जाना उसको देख के। अनुप्राणित होने का क्या मतलब होता है? मतलब प्राण डल गए, कहने का मतलब है फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम टू लाइफ, केम टू लाइफ। इस बात का क्या मतलब है? देखो, इतना आप जानते हैं, यही यस और नो लिख के बताना मुझे कि यही जो वो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है, बाद में यही हमको संविधान में किसमें प्रस्तावना के रूप में देखने को मिलता है, हाँ या ना? क्या बोलेंगे? बच्चा धैर्य रखेंगे, अभी बात कर रहे हैं भैया उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, बेटा बात करेंगे अभी, अभी थोड़ा धैर्य रखा करो। मैंने आपको क्या सिखाया पहले दिन? आपको पेशेंस की जरूरत होगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिस दिन ये विषय खत्म होगा आपको समझ ना रहे उसकी। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, पहली चीज तो याद रख लेना, इसमें क्या था आपका, इसमें 8 आर्टिकल थे। कितने? 8 इसमें अनुच्छेद थे, 8 अनुच्छेद थे, पहली बात। दूसरी बात याद रख लेना है, यह उद्देशिका का आधार बना। उद्देशिका मतलब प्रियम्बल, और किसी भी देश के संविधान को जानना है उसकी उद्देशिका को पढ़ लो। आधार बना, यह उद्देशिका का आधार बना। ठीक है, क्या बोलेंगे? उद्देशिका का आधार बना, यानी इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल, छोटी सी बात, जिन लोगों को नहीं पता है वो याद रख लेना। संविधान का जो दर्शन है, किसी भी देश का जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके बारे में आपको पढ़ना, तो उसका आप बस प्रियम्बल पढ़ लो, समझ जाओगे इनमें किन चीजों को शामिल किया गया है इस देश के संविधान में। संविधान का जो दर्शन है, जो क्या फिलॉसफी है, संविधान का दर्शन हमेशा प्रस्तावना में होता है। संविधान का दर्शन प्रस्तावना में होता है। क्या बोलेंगे? प्रियम्बल कंटेन्स द प्रियम्बल कंटेन्स द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आज आपने, एक बात बताइए मुझे, आपने हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है, हाँ या ना? तो आप मुझे बताइए उसके जो शुरुआती शब्द हैं वो क्या हैं?
या मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसका शुरुआती शब्द क्या है? सिर्फ शब्द लिखना है एक, यहां से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तय होगा। तो क्या बोलेंगे? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ। इस दिन क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था। उसको एक्सेप्टेंस मिली 22 जनवरी 1947 को, और इसी दिन संविधान का दर्शन अनुप्राणित हुआ। और किसी भी उद्देश्य प्रस्ताव यही आगे चल के उद्देशिका का आधार बना, और संविधान का दर्शन हमेशा प्रस्तावना में होता है। बहुत सारे लोगों ने लिखा वी, ये बड़ी बहस का कारण था। पूछा गया कि भाई भारत का संविधान, हम भारत के लोग, क्योंकि जब बाबा साहब ने इसको पढ़ा संविधान को, तो संविधान को जब बाबा साहब ने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने बोला हम भारत के लोग, तो वहां पे बैठे हुए थे महावीर त्यागी जी, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बीच में टोक दिया। उन्होंने कहा हम भारत के लोग, यह संविधान सभा। अब उनकी टिप्पणी इस बात को लेकर के थी कि पूरे भारत के लोगों का तो इसमें प्रतिनिधित्व ही नहीं है भाई साहब। क्योंकि मैंने क्या बताया, संविधान सभा जिनसे चुनी गई वो कितने परसेंट हिंदुस्तानियों का वोट था? क्या सारे हिंदुस्तानियों के वोट से संविधान सभा चुनी गई थी? आप कहेंगे नहीं, 10%, मात्र 10% लोगों के द्वारा। तो इसी बात को लेकर के कटाक्ष किया उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल देकर निरुत्तर कर दिया। आप जानते ही हैं, पूरी संविधान सभा में सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने कहा कि ऐसा ही अमेरिका को लेकर के पहले हो चुका है, और आप कभी अमेरिका के संविधान को पढ़ेंगे और या वहां की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो अमेरिका का संविधान भी शुरू होता है वी द पीपल। अमेरिका के संविधान के पहले शब्द कौन से? उसकी आपका प्रियम्बल के वी द पीपल। और हमारे यहां क्या बोल गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम शब्द से शुरू हुआ, वी शब्द से शुरू हुआ। तो इस तरह उन्होंने उनको निरुत्तर कर दिया। ओके, देखो अब जब ये संविधान का दर्शन अनुप्राणित हुआ, मतलब कि हमारा संविधान कैसा होगा, फिलॉसफी का मतलब क्या है आपका, कि उसमें कौन कौन सी चीजें कंटेन होंगी। तो यहाँ पे कुछ बातें हुई थी, याद रख लेना। तो उन्होंने कहा था आपका, इसमें पहली चीज जो होनी चाहिए वो लोक प्रभुसत्ता की बात होनी चाहिए। लोक प्रभुसत्ता, तो पूछ लेगा आपसे कभी भी उद्देश्य प्रस्ताव में लोक प्रभुसत्ता के बारे में स्टेटमेंट देंगे, लोक प्रभुसत्ता के बारे में जिक्र किया गया था, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया। यानी पीपल सॉवरेनिटी पर जोर दिया गया। क्या बोलेंगे हम इसको और अच्छे से लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। नोट करना भैया, ये सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, यानी जो लोग होंगे उनकी प्रभुसत्ता यानी उनकी संप्रभुता की बात होनी चाहिए। लोगों को देख करके, कहने का मतलब है कि जो सत्ता का अंतिम स्रोत होना चाहिए वो लोगों में निहित होना चाहिए। यानी लोगों को सेंटर में या ध्यान में रख के ये संविधान बनाया जाए। दूसरी बात क्या की उन्होंने? धर्मनिरपेक्षता की बात इसी दिन हो गई थी। तो आपसे कभी भी पूछे भारत जो सेक्युलर हुआ इसके बारे में सबसे पहली बार कहां पर जिक्र आया, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। धर्मनिरपेक्षता की बात यहां पे की गई, सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? इन्होंने यहां पर एक घोषणा कर दी, कोई भी जो धर्म होगा वो राजकीय धर्म नहीं होगा। कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा। या भारत का कौन सा धर्म है बताएंगे? कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा। क्या ऑफिशियली भारत में कोई धर्म है, हाँ या ना? आधिकारिक रूप से कोई धर्म है हमारे यहाँ, कोई ऑफिशियल रिलीजन है? इसी को बोलते हैं सेक्युलर होना, इसी को बोलते हैं धर्म निरपेक्ष होना। यानी किसी धर्म विशेष की तरफ झुकाव नहीं होगा और सभी धर्मों के लिए सम्मान होगा, सभी धर्मों के लिए जगह होगी। बात क्लियर है? भारत कैसा देश? धर्म निरपेक्ष होगा, यह बात उद्देश्य प्रस्ताव में की गई। तीसरा बिंदु भी आप अपने नोट्स में लिखिए। यहां पर तीसरी बात की गई थी सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की बात की गई कि भाई समाज के सभी वर्गों को न्याय मिलना चाहिए, अर्थात सोशल जस्टिस को यहां बताया गया। सोशल जस्टिस लिख सकते हैं ना बच्चों क्लास में अपनी कॉपी में आराम से। चौथा, यहां पे संघवाद की बात की गई। संघवाद, संघवाद क्या होता है अपने शब्दों में लिखो जरा। फेडरलिज्म की बात की गई, क्योंकि मैंने संघवाद आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एकात्मक सरकार और जब संघवाद की बात होती है तो दोनों में क्या अंतर होता है। देखो, यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार का मतलब होता है समस्त शक्तियां एक ही कंट्रोल में हो,
और जब संघवाद की बात होती है तो शक्तियों का क्या होता है आपका विभाजन होता है, जिसको हमने कहा था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। और शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा? संघ और प्रांत में। क्या बोलेंगे? संघ और प्रांत। दो शब्द हमेशा आपको लिखने हैं जब कभी भी मैं संघवाद कहूं तो, संघ और प्रांत। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा? शक्तियों का बंटवारा होगा। ये बात भी यहां पर कही, इसको हम समझ चुके थे। और पांचवी बात की लोकतंत्र की। लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी की बात यहां पर की गई। ये मुख्य बिंदु हैं जो इन्होंने आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। अच्छा, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र से मतलब होता है, देखो आपका मैंने आपको समझाया था राजतंत्र में क्या होता है कि राजतंत्र में तो आपका लोग चुनते हैं क्या राजा को? नहीं भैया, राजा का बेटा ही राजा बन जाता है। मोनार्की में यही होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में ये होता है कि जो जनता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। केंद्र स्तर के लिए रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे हमारे, यानी लोकसभा में कौन जाएगा, और राज्य स्तर अर्थात विधानसभा में कौन जाएगा, उसको कौन चुनेगा? जनता चुनेगी। तो जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अर्थात रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल, इतना सा कॉन्सेप्ट है, रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल, यानी जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए। हालांकि वो संपूर्ण चीजों को कवर नहीं करता है लिंकन जी का भाषा, तो आप कहेंगे भैया कहने का मतलब ये है जनता में चीजें चुनाव की जब निहित हो। ठीक है, तो समझ गए कि नेहरू जी अपने उद्देश्य प्रस्ताव में कैसी बात कर रहे थे। आज हमारे संविधान में आपको देखने को मिलता है सॉवरेनिटी, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, लोकतंत्र, ये सब देखने को मिलते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और आएगा यहाँ पे, एक छोटी सी बात हमको बतानी थी। अभी तक भारत स्वतंत्र हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे ये बताएं, हाँ या ना। आप कहेंगे नहीं भैया नहीं स्वतंत्र हुआ है, तो एक बिंदु आएगा उसको भी देखना है हमको, कि कहीं किनारे पे लिख लेना, कहीं मैं उसको भूल ना जाऊं। मुझे अभी हिट किया वो कि जब डिवीजन हुआ, विभाजन के बाद में, इस बिंदु को कहीं किनारे पे लिख लेना, विभाजन के बाद में जो सदस्य पहले कितने थे आपका, क्या बोलेंगे, सदस्य आपका कितने थे? 296, वो 389। विभाजन के बाद कितने हो गए थे? 299। और ये 299 कैसे हो गए थे? यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भैया जो ब्रिटिश भारत था, जो ब्रिटिश इंडिया वाला क्षेत्र था, उससे क्या जो अब तक ब्रिटिश भारत था उससे तो कितने थे आपका, क्या बोलेंगे, 229। और जो आपका प्रिंसली स्टेट्स थे, जो देसी रियासत थी, भाई कुछ रियासत तो किधर हो गई आपका, क्या बोलेंगे, कुछ रियासत देसी रियासतों से कितने थे आपका, 70। अब ये ब्रिटिश भारत जो 229 है आपका, इसमें से कैसे थे आपका, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे तो थे, ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थे इनसे तो चुने गए थे आपका 226, और जो कमिश्नरी थी उनसे 3 लोग रह गए थे। कितनी कमिश्नरी मैंने आपको बताई थी, आप कहोगे 4। थोड़ा सा लॉजिक और बुद्धिमान छात्र होने का थोड़ा सा परिचय दीजिए कि कौन सी कमिश्नरी कम हो गई होगी जो पाकिस्तान की तरफ चली गई, कि भाई पाकिस्तान के लिए जो संविधान सभा बनेगी उसमें आपका शामिल हो गई। वो कौन सा कमिश्नरी क्षेत्र है? आपको याद है दिल्ली बताया था, दिल्ली आज भी भारत में है, अजमेर भारत में है, कुर्ग आपका साथी जिसको दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं आज भी भारत में है। कौन सी एक रही होगी? ये हुई ना बात, बलूचिस्तान। इसका मतलब आपने चीजों को ध्यान से समझा। तो बलूचिस्तान भारत के पक्ष में नहीं है, विभाजन के बाद की बात है, इसको नोट करके रखना है। ओके, तो 3 बैठकें हो चुकी हैं अब तक संविधान सभा की। अगली बात क्या हुई, संविधान सभा ने अपना काम किया, संविधान बना, और उस संविधान को फिर पढ़ के भी सुनाया गया बाद में। याद रख लेना, संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए। कितने? वाचन का मतलब होता है रीडिंग्स। कुल 3 वाचन हुए, ठीक है। देयर वर, लिखेंगे, देयर वर 3 रीडिंग्स, 3 रीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वाचन का मतलब क्या है? जब संविधान को लिखा गया तो उसको पढ़ा भी गया, फिर भी पढ़ के सुनाते हैं। तो कितने वाचन हुए थे? 3, जिसमें से पहला यानी कि जो फर्स्ट रीडिंग थी, अर्थात जो पहला वाचन था वो सबसे छोटा वाचन है, वो चला था 4 नवंबर 1948 से लेकर